नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। चुनाव नतीजे आए हैं और तो बातें सामने आई हैं, कुछ ध्यान देने योग्य भी बातें उसमें हैं कि इतनी बुरी तरह हार हुई इस जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या जिसे आप भारतीय भाई बहन उसको भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस अभी भी कह रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, जबकि उसको जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही जो है कहना चाहिए, चूंकि जो उसका चाल चरित्र और जो चेहरा है तो उसकी बुरी तरह हार हुई है। उसी का एक नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, हरियाणा का है, वो मिठाइयाँ बांट रहा था। अब ये देखने वाली बात यह है कि वह अपनी ही पार्टी कांग्रेस की इतनी बुरी तरह पराजय पर मिठाइयाँ बांट रहा था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि जो इस जीएनपीसी का जो अवतार है आम आदमी पार्टी, उसके जीत की खुशी में वो मिठाइयाँ बांट रहा है। अब ये देखने वाली बात है और बल्कि उसी से पूछने पर ही पता चलेगा कि वह कांग्रेस की ही इतनी बुरी हार पर वो खुशी मना रहा था और मिठाइयाँ बांट रहा था कि क्या बात थी कि जो है वो इस अवसर पर जबकि जीएनपीसी की इतनी बुरी तरह जो है पराजय हुई, हार हुई, उस पर वो खुशी वो मना रहा था। बात इतनी ही नहीं है, खबरें ये भी आई हैं कि जितने भी कैंडिडेट इस जीएनपीसी ने या प्रियंका गांधी ने तो बहुत नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पता नहीं क्या, खैर इसमें कोई दम नहीं है। लड़ने का अधिकार सभी को है और किससे लड़ना और कौन लड़ेगा। जो इस देश जो शख्स जो है इस देश में हमारे किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हड़पा है और ये प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर हरियाणा और राजस्थान के किसान भारतीय भाई बहनों की जमीन हड़पी हो, अब वो कहे कि मैं लड़ सकती हूँ। अब तो इसकी बातों को जो ये देश के दुश्मन मीडिया वाले ही उसको महत्व दे सकते हैं, उस चर्चा कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के जो जिनकी मानसिकता भारत विरोधी है वो इस पर जो है चर्चा कर सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक सवाल यह है कि जो इस देश का चोर है, चोरनी है, यदि वो कहता है कि वो लड़ सकती है तो मैंने कितनी हास्यास्पद ही नहीं, मैंने कितनी जो है एक दुखद वाली बात है कि इस देश के चोर उचक्के भी
कह रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं। खैर, तो जितने भी कैंडिडेट उसने खड़ा किया उसमें से 97% माने 97% उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, उत्तर प्रदेश में खास करके। तो उत्तर प्रदेश में इस जीएनपीसी के द्वारा खड़े गए जिस जीएनपीसी के द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों की 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इसी तरह की बुरी हाल जो है 2015 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुई थी और 70 विधानसभाओं में इसको 0 सीट मिली थी। खाता भी इसका नहीं खुला था और 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थी और उन जमानत जब्त उम्मीदवारों में से इस कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अजय माकन था उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इसकी छाती ठंडी इसलिए हुई कि इतना मैंने अपने को मिट करके भी यह बीजेपी को भी इसने सिमटा दिया था सिर्फ 3 सीट पर। तो अब मीडिया जो मीडिया है, देखिए मीडिया का भी बड़ी विचित्र हालत है। देखिए जितनी भी ये मीडिया वगैरह संस्थाएं हैं वह यानी भारत के अनुकूल क्या माहौल होना चाहिए, ठीक उसके विपरीत, यानी भारत के लिए क्या किस माहौल की आवश्यकता है, ठीक उसके विपरीत। तो ये मीडिया अच्छा उसी को आपस में वो कलंक धोने के लिए एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। वो सारी बुराइयों के सारे अवगुणों के खान होते हैं, लेकिन दूसरे पर जो है आरोप भी लगाते हैं। जैसे एक है वो एनडीटीवी का रवीश कुमार, वह गोदी मीडिया भी है, वह मोदी मीडिया भी है, वह चाटुकार मीडिया भी है, वो सुपारी मीडिया, सब कुछ वही है, लेकिन वो दूसरे को कहता है। यही हालत जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं कमोबेश भ्रष्टाचार वो सभी कर रही हैं और उन भ्रष्टाचार करने वालों में ये जो जेएनपीसी है ये सभी का सरगना है। ये इसने जितना इसने देश को लूटा है, कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि 60-70 सालों तक रही इसलिए लूटा, ऐसी बात नहीं है। 60-70 सालों की ही बात नहीं, बल्कि इसके लूटने का जो माने जो राशि है वह 60-70 सालों के कारण नहीं है। मतलब जो इसकी प्रवृत्ति है, इतने जो इसकी टेंडेंसी है इतने बड़ी लूट मचाने का, अरे सिर्फ इसको 10 साल मिला यूपीए सरकार को, जो है जो यूपीए सरकार जो 2004 से लेकर 2014 तक थी, 10 साल का, इसमें इसने इतने घोटाले किए, यानी 2G स्पेक्ट्रम वाला, कॉमनवेल्थ गेम्स CWG वाला, और इसके बाद जो है पनडुब्बी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वाला, इसरो का घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे घोटाले थे। तो इसमें इसने 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट मचाई है इस जेएनपीसी ने। तो इसकी जो प्रवृत्ति है इस देश पर बहुत मैंने घोर डाका डालने की, तो भ्रष्टाचार सभी करते हैं, लेकिन जीएनपीसी के भ्रष्टाचार पर सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके कोई नहीं कहता है कि यह इस देश की सबसे बड़ी डकैत है। और अब बीजेपी भी मौके पर कहती है, हर वक्त नहीं कहती है, जब चुनाव आ जाएगा तब कहेगी। लेकिन बीजेपी से कोई नहीं पूछता है
कि भाई जो तुमने 2004 से लेकर 2014 तक जो कि यानी विपक्षी जो तुम विपक्ष की भूमिका में थे और तमाम घोटालों के लिए तुमने जो है ये आपने जो ये संसद भी बंद कराए थे। श्री मोदी महोदय ने 2014 के चुनाव प्रचार में 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भोपाल में कहा था कि यदि कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है, यदि भोपाल में 1 लेकर के शून्य बढ़ाया जाए, वो शून्य बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और साथ में ये भी कहा था कि इसने लूट करके विदेशी बैंकों में जो कालाधन के रूप में जमा किया है, यदि वो कालाधन वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-10 या 15-15 लाख रुपया हो जाएगा, ये भी बोला था। लेकिन देश का दुखड़ा तो यही है, देश के साथ इसका इस बीजेपी और मोदी का जो विश्वासघात है यही है कि सत्ता पाते ही कुछ दिखावा तो जरूर किया, उसे कालाधन लाने वाले एसआईटी का जो गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसको लागू तो जरूर कर दिया, लेकिन इस जीएनपीसी का कालाधन जिसके लिए मोदी जी ने 2014 में तमाम वर्णन किया था, घूम कर उसी के आधार पर वोट भी बटोरा और प्रधानमंत्री का पद हथियाया। उस वादे के मुताबिक जो है एक भी पैसा कालाधन इस जीएनपीसी का न तो लाए और आज उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा विश्वासघात बीजेपी का हमारे उन आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ है कि जो इसने वादा किया था कि हम जो है जीएनपीसी के द्वारा लूट कर जमा किए गए कालेधन को लाएंगे, आज उस पर ये बीजेपी वाले, ये मोदी जो है बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। पूरा केस ही सारे घोटाले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श सोसाइटी, इसरो, पनडुब्बी, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, कोयला घोटाला, सब जीएनपीसी के घोटाले जिसके लिए उस दौरान यानी विपक्ष की भूमिका बीजेपी ने महीनों संसद बंद करवाई थी। सभी घोटाले ये बीजेपी वाले और मोदी जी उसको निगल गए। ये देश न भूले, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन न भूले, ये सबसे बड़ा विश्वासघात बीजेपी वालों का है देश के खिलाफ। तो इस संबंध में अब इस तरह से जो है सिर्फ जीएनपीसी को बचाने के चक्कर में यह उस आवाम से धोखेबाजी और विश्वासघात कर रही है बीजेपी, जिसके साथ इसने वादा किया था कि जीएनपीसी के द्वारा लूट कर जमा किए गए कालेधन को वापस लाएगी। सत्ता मिलते ही उस एसआईटी, उस कालाधन लाने के लिए जिस एसआईटी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गठन किया था उसको लागू तो कर दिया, लेकिन एक पैसा जो है वो लाए नहीं। और सभी केस जो है वो सभी मामले जो है 2014 और 2004 से लेकर 2014 वाले जितने घोटाले के मामले, ये मोदी महोदय और बीजेपी वाले निकल गए, खा गए और आज उस पर बात करने तक को वो तैयार नहीं दिखते हैं। इससे बड़ा विश्वासघात अपनी अवाम, जिस अवाम ने इनको प्रधानमंत्री बनाया इसी काम के लिए, तो इस विश्वासघात को हमारे आदरणीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम कदापि नहीं भूले कि कितनी विश्वासघाती है। और वो भी विश्वासघात किस लिए कर रही है
इस देश की सबसे बड़ी डकैत, सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी भारत के दुश्मन पार्टी को बचाने और उसके काला धन की रक्षा के लिए ये विश्वासघात कर रही है बीजेपी अपने अपने उन आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ जिन्होंने सिर्फ इसी काम के लिए इसको प्रधानमंत्री बनाया था। ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसका इतना ही नहीं करती है, ये उस जीएनपीसी को अपने अपने भ्रष्टाचार के मामलों का जो पाप है और उसका जो दाग है उसको धुलने का जो है पूरा मौका देती है ये बीजेपी। आप लोगों ने देखा होगा कि राफेल मसले पर जो है काफी खींचतान हुई थी और इसमें जो इस देश का जो गद्दार मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है और एक दैनिक अखबार है अंग्रेजी का, उसका नाम है दी हिंदू। उसने जो है क्या क्या गद्दारियां की इस मामले में, वो जो है अपने जो है रक्षा मंत्रालय की फाइल का जो है एक पन्ने का फोटो कॉपी लिया, उसको मोड़ मार करके आंशिक रूप से छापा, उसको छापा और उसी की कहानी को लेकर के सब काफी जो है इसका वो खबर उड़ा है। उसी के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन सबों का था जिससे सुप्रीम कोर्ट लगता है कि उनके घर की खेती है, तुरंत पहुंच जाते हैं छोटी छोटी बातों के लेकर के। इस मतलब कि ये जो जीएनपीसी के जितने दुष्ट हैं इस देश के दुश्मन, जीएनपीसी वाले या कम्युनिस्ट वाले, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट इतनी जो है वो हमारी न्यायपालिका की और न्याय व्यवस्था की यानी सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई है और इस देश के लिए जो है वो जो है इतनी शक्तिमान भी है और इतनी जो है प्रतिष्ठित संस्था भी है। लेकिन इन देश के दुश्मन जीएनपीसी वालों और कम्युनिस्टों के लिए यह जो है सुप्रीम कोर्ट वो उनके हाथ का खिलौना लगती है। कुछ भी बात है, झूठी बातों को लेकर के वो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी इतनी दुर्दशा है कि इनकी बातों पर जो है कभी कभी वो संज्ञान भी ले लेती है। ये तो दुखड़ा है इस बात का। और जब इनका स्वार्थ नहीं सधता, ये भी जाने, जब इनका स्वार्थ नहीं वो सधता है और सुप्रीम कोर्ट की व्यथा कुछ और भी है वहां, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कबूल भी किया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट फिक्सर के गिरफ्त में है और उन कोर्ट फिक्सर में सबसे पहले नाम आता है, सबसे आगे नाम आता है प्रशांत भूषण का। तो प्रशांत भूषण के साथ कुछ और भी हैं, दुष्यंत दवे है कि कौन कौन है पता नहीं है। तो जो कोर्ट फिक्सर का बहुत कुछ उसके गिरफ्त में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय। कौन सर्वोच्च न्यायालय? जो देश की इतनी बड़ी आस्था है, इतनी बड़ी पावरफुल है, वह यहाँ पर जो है कुछ कोर्ट फिक्सर के गिरफ्त में दिखती है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा था कि जो जीएनपीसी के दुष्ट हैं और देशद्रोही तत्व हैं और इस वामपंथियों के जो दुष्ट देशद्रोही तत्व हैं, हमारे भारतवर्ष की न्यायपालिका की शीर्ष संस्था और जो कि इतनी ताकतवर भी इतनी प्रतिष्ठित है, वो जिस तरह से मैंने ये व्यवहार करते हैं, लगता है कि इनके हाथ का खिलौना है। तो यह भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो उस दौरान जो है राफेल के दौरान जो है इस द हिंदू जो अंग्रेजी दैनिक अखबार, और द हिंदू जो है इस देश का बहुत बड़ा गद्दार किस्म का जो है ये मीडिया है। ये चीन परस्त है। चीन की जो हमारा दुश्मन चीन है, चीन का महिमा मंडन, उसकी बड़ाई जो है बड़ी सफाई से करता है। भारत की संस्थाओं को ये जो द हिंदू अखबार है, भारत की संस्थाओं को बड़ी ही चतुराई से, बड़ी सफाई से उसको डिमोरलाइज करता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों,
ये जितने भारत विरोधी किस्म के जो मीडिया वाले हैं, जो कोई भी हों, इनका जब भी वर्णन किया जाए, ये देश विरोधी ताकतें हिंदू इंग्लिश डेली के रूप में या किसी भी रूप में ये मोदी जी के शासन के तत्वाधान में ये पल रही है। मोदी जी इस सारे देश विरोधी, भारत विरोधी देश की गद्दार ताकतों को पाल रहे हैं। कौन? जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो इनके झूठे और धोखेबाजी और विश्वासघाती राष्ट्रवाद की असलियत हमारे सभी भारतीय भाई बहन जाने इसको। तो बातचीत चल रही थी कि जो दी हिंदू अखबार जो है वो झूठी माने उसने जो है वो रक्षा मंत्रालय की किसी फाइल का किसी पेज का माने फाइल में जो नोटिंग होती है उसकी फोटो कॉपी करके उसका आंशिक दिखा रहा था, दिखा करके जो है इस देश को भरमा रहा था। और ये राहुल गांधी इन मोदी महोदय को कह रहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। पूरे देश में घूम करके इसने चौकीदार चोर करके ये प्रचारित किया। मोदी महोदय और बीजेपी वाले, मोदी महोदय और बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ इस गद्दार और देश के दुश्मन जीएनपीसी और उसके राहुल गांधी को बचाने के लिए, उस राहुल गांधी को जो खुद ही डकैत है और जिसके और उसकी जो मम्मी है वो सोनिया गांधी, हालांकि कुछ लोग माने प्रहसन बस जो है वो एंटोनियो मायनो कहते हैं, और एंटोनियो मायनो कहते हैं उसके चाटुकार पत्रकार ये भी माने ये भी कुछ यूट्यूब में देखने को मिलता है कि उसके जो चाटुकार करके खास करके वो है ना, वो राजदीप सरदेसाई, वो बहुत भड़क जाता है। तो खैर इन विषयों पर भारतीय जनता दल का कोई उसमें रुचि नहीं है और न वो प्रासंगिक दिखता है। वो एंटोनियो मायनो हो कुछ भी हो, लेकिन वो इस देश की दुश्मन है, चाहे जिस भी नाम से हो, चाहे जिस भी क्षमता में हो। तो राहुल और उसकी मम्मी के नाम से आज की तारीख में जो इन समूह के द्वारा जो लूट करके जो काला धन है, जो विदेशी बैंकों में जमा है, वो 180 से लेकर 200 लाख करोड़ का है। तो वो जो डकैत है उसको ये बीजेपी वाले कभी नहीं इनकी डकैती की बात करते हैं, कभी नहीं इनके द्वारा लूटे हुए कालधन की बात करते हैं। ये जो है मैंने जो खबरें हैं, चाहे देश के अंदर कुछ मीडिया कभी कभी निकालता रहता है, विदेशी मीडिया भी निकालता रहता है। तो जो खुद ही इतना बड़ा डकैत है और जिसने लूट करके मैंने इतने बड़े बड़े राशि का कालाधन जमा किया हुआ है, वो मोदी को कहता है कि ये मोदी या ये चौकीदार चोर है। और मोदी महोदय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी वालों का एक नैतिक साहस नहीं होता है, इतना भी नैतिक साहस नहीं होता है कि कहते भाई चोर डकैत तो तुम हो, तुमको अधिकार कैसे मिल गया कि तुम उल्टे यानी हमको कर सकते हो। लेकिन नहीं, इनके मन में छुपा हुआ है कि इस जीएनपीसी को बचाना है, अपने ऊपर उल्टा आरोप झेल करके भी सह करके भी। इतनी खतरनाक साजिश जो बीजेपी और मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, इस देश को भी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी समझने की जरूरत है कि आखिर कौन सी मजबूरी है मोदी महोदय की, बीजेपी वालों की, कि जो उन आरोपों को झेलती है जो आरोप तो वास्तव जो आरोप वास्तव में तो उस जीएनपीसी और राहुल गांधी के हैं। देश को लूटना, देश का चोर, देश का डकैत जो है वो राहुल गांधी है, और उल्टा आरोप लगाते हैं इन पर मोदी जी के ऊपर।
तो मोदी जी उसको स्वीकार करते हैं और बहुत इनडायरेक्टली स्वीकार करते हैं। वो क्या करते हैं कि चौकीदार की संख्या ही चौकीदार की संख्या ही बढ़ा देते हैं और काफी लोग कहने लगते हैं कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ताकि वो कितने को जो है वो चोर कहेगा। इस तरह की कायरता वाला जो है, और ये जानबूझ करके कि देश जो यह यकीन करे कि जो ये आरोप लगा रहा है ये राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर कि वो चोर हैं, इस पर देश यकीन करे और यकीन करके जो इस पर आरोप लगता है कि भाई इसने लूट करके काला धन जमा किया है, तो ये काला धब्बा जो है उसके चेहरे से धुलता जाए। ये साजिश है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। यही तो विश्वासघात है। देश को चाहिए और देश की संस्थाओं को चाहिए, पहली बार ये मौका भी मिला है कि इन समूहों के द्वारा लूटे हुए काले धन को लाकर के देश को राहत दिया जाए और इनको बेनकाब किया जाए और इनको देश के बाहर किया जाए। लेकिन मोदी जी जो है जेएनपीसी की भी रक्षा करते हैं, उसके काले धन की भी रक्षा करते हैं और देश के खिलाफ वो गद्दारी करता रहा है, इसकी सारी सुविधाएं और सभी सहूलियतें उसको मुहैया करवा रहे हैं। और सिर्फ जेएनपीसी के नहीं, वामपंथियों के भी। और ये मोदी महोदय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी वाले, इस गद्दार जेएनपीसी को इतना मौका देते हैं कि देश में झूठ और अफवाह का पूरा, यानी ये झूठ और अफवाह का माहौल बना है। अब ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, ये सारा विषय जो है वो बीजेपी और मोदी जी के लिए है। ये झूठ और अफवाह का माहौल, सीए पर जो झूठ और अफवाह का जो माहौल बनाया गया जेएनपीसी वालों के और जेएनपीसी के जितने भी मैंने साथ के जो तंजीमें थी, पीएफआई थी और सिमी थी, एसडीपीआई थी, इन सबों ने सीए पर जो भ्रम का, झूठ का माहौल बनाया और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इसका शिकार बनाया और देश में अन्य तबकों में भी जो है झूठ फैलाया सीए के नाम पर। और वो जो भ्रम अभी थमा भी नहीं था, तब तक इन सबों ने, इस जेएनपीसी वालों ने, खासकर जेएनपीसी वालों ने अपने सिपह सालारों के द्वारा दूसरा झूठ और अफवाह फैलाया कि मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं। और ये मैंने कई चुनाव में देखा है कि मोदी झूठा है, मोदी फेंकू है और मोदी सब कुछ बेच रहा है। ये तो ये देश भी देख रहा होगा कि जितने भी विकास के जो कार्य हैं कोरोना की अवधि में भी, चाहे वो एक्सप्रेसवे का काम हो, एक्सप्रेसवे के वाइडनिंग का काम हो, एक्सप्रेसवे जो है और उसके मॉडर्नाइजेशन का काम हो, नहीं सॉरी हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवे का काम हो और नेशनल हाईवे के वाइडनिंग का या चौड़ीकरण का काम हो या उसके आधुनिकीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का काम हो, एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया जा रहा है और भारतमाला के कार्यक्रम के तहत जो है वो एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवेज का जाल देश में जो बिछाया जा रहा है और रेलवे की ओर से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं और इन एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक लॉजिस्टिक्स पार्क
जो स्थापित किए जा रहे हैं। सागरमाला के तहत जो है जितने हमारे बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण और उनको इन जो है हाईवेज और एक्सप्रेसवे का जो जाल है उससे उसको कनेक्ट करने की बात है। हमारे मुल्क में जो है जो दुर्गम स्थान है या डिफिकल्ट रीजन्स है वहाँ पर भी जो है रेलवे का यानी रेलवे का तंत्र, रेलवे का नेटवर्क, वहाँ भी हाईवेज, वहाँ भी वो एक्सप्रेसवे, सीमाओं पर भी, चाहे वो चीन के साथ सीमा हो, चीन के साथ जो पूरी सीमा जो कि लद्दाख से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और यहाँ तक जो म्यांमार से लगती है, उस पर भी जो है वो उस पर भी हाईवेज का और रेलवे लाइन का तंत्र वो बिछाया जा रहा है। और उनमें जो दुर्गम स्थान है, खास करके जम्मू कश्मीर और जो पूर्वोत्तर भारत के, उसमें कठिनाई ये है कि मान लीजिए 200 किलोमीटर का काम करना है, चाहे हाईवेज का काम करना है, चाहे रेल लाइन बिछानी है, तो उसमें 200 किलोमीटर में औसतन जो है मुश्किल से 30-40 किलोमीटर आपको समतल मिलेगा। बाकी जो है आपका 160 से लेकर 170 किलोमीटर में पुल और सुरंग आपको बनानी पड़ेगी और वो काम हो रहा है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और जो वर्तमान में जो एयरपोर्ट हैं यानी उनके आधुनिकीकरण की भी बात हो रही है। ये हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह चीन की तरह जो है बना करके जो है विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके आर्थिक प्रगति और आर्थिक मजबूती लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो भी कोरोना अवधि में जिसमें कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है और वो दम तोड़ रही है, तो धन की व्यवस्था तो करनी ही होगी, बात नहीं है। लेकिन यहीं पर ये मोदी जी और बीजेपी वाले देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं कि जीएनपीसी ने जो इस देश को लूट करके काला धन के रूप में जमा किया है, जिसको लाने का वादा किए थे और उसी वादे पर इस देश की आवाम ने इनके ऊपर भरोसा किया था, आज उसी भरोसे को तोड़ करके उसी जीएनपीसी के काले धन की रक्षा कर रहे हैं। यदि उसमें से काला धन ला दिए होते और कम से कम सोनिया और राहुल के नाम पर जो काला धन है आज की तारीख में 200 लाख करोड़ या 180 लाख करोड़, यदि वही ला दिए होते तो हमारा ये जो है जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं और ये प्रोग्राम मुश्किल से जो है 115 या 120 लाख करोड़ के हैं, सब मिला करके ये काम भी हो जाते। और डीजल पर सब्सिडी मतलब कच्चे तेल का दाम कुछ भी बढ़ जाए, हालांकि जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है तो कच्चे तेल के दाम जो है वो काफी शायद दुगने के आसपास हो गए या दुगने से भी अधिक हो गए हैं। तो कुछ भी बढ़ता रहे उस पर सब्सिडी देकर उसको छूट दे करके डीजल की कीमतों को कम, यानी डीजल की कीमतों को नीचे लाया जा सकता है और नीचे ला करके महंगाई जो हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को पीस रही है, उनको परेशान कर रही है, उससे ये निजात दिला सकते हैं। लेकिन अब यही गद्दारी है, यही विश्वासघात है मोदी जी का और बीजेपी वालों का अपनी आवाम के साथ कि इन्होंने वोट लिया हमारी आम आवाम से और हमारे जो है वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, लेकिन ये रक्षा किसी की कर रहे हैं? देश के गद्दार जीएनपीसी की। यही विश्वासघात है मोदी जी का अपनी आवाम से, अपनी भारतीय आवाम से और इस देश के साथ। यही विश्वासघात है और गद्दारी है कि इन्होंने वोट लिया अपने आदरणीय भारतीय आवाम से,
और रक्षा कर रहे हैं जीएनपीसी और जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन की। तो इस तरह के घिनौने जो है वो विश्वासघात को जो कि मोदी जी कर रहे हैं अपने भारतीय आवाम के साथ और देश के साथ, इसको देशवासी कतई न भूलें। इसे जीएनपीसी और जीएनपीसी के नेहरू से लेकर सभी, नेहरू और इंदिरा और राजीव, सबको बचाने की हर वक्त जो है वो साजिश वो चल रही है। तो बताया जा रहा था कि ये झूठ और अफवाह जो फैलाया जाता है जीएनपीसी के द्वारा, उसके लिए पूरी सहूलियत देते हैं मोदी जी। वो अपने ही खिलाफ, मोदी जी अपने ही खिलाफ झूठ और अफवाह जो जीएनपीसी जो फैला रही है, उस जीएनपीसी को ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले पूरा मौका देते हैं। जबकि कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो वो है, 12 करोड़ इनके कार्यकर्ता है, लेकिन मुट्ठी भर कार्यकर्ता, मुट्ठी भर लोग, मैंने इससे जीएनपीसी के लोग, जीएनपीसी के सभ्य सालार, वो झूठ और अफवाह जो है जन जन तक देहातों में फैला दिए हैं कि ये मोदी जो फेंकू है, झूठ बोलता है और इसने सब कुछ बेच दिया है। तो उसी सिलसिले में एक जो है वो नॉकिंग न्यूज चलाता है, यूट्यूब पर नॉकिंग न्यूज चलाता है, अपने को कहता है गिरिजेश वशिष्ठ। ये जैसे कि वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उसी किस्म का ये घातक किस्म का है, ये अपने को कहता है पत्रकार। लेकिन ये निश्चित है कि या तो जीएनपीसी वालों का एजेंट है, या तो जो है चीन के फंडिंग पर पलने वाला जो है देश विरोधी, देश का गद्दार किस्म का ये यूट्यूबर है। और बातें तो ये बोलता ही रहता है। अब फिर इसने जो है देश को बेचने का, मैंने मोदी जी के द्वारा देश को बेचने का राग वो आलाप रहा है। लेकिन इस तरह के जो है वो गिरिजेश वशिष्ठ जैसे देश के गद्दार जो है वो यूट्यूबर को मौका कौन दे रहा है, सहूलियत कौन दे रहा है? मोदी जी। मोदी जी के देखिए, इस देश को जरूरत है कि जितने भी देश विरोधी तत्व हैं या ताकतें हैं, उनको पस्त किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको देश के बाहर किया जाए और उनको क्रिपल किया जाए, पंग किया जाए। ये करने की बजाय ये सारे देश विरोधी ताकतें, चाहे वो यूट्यूबर के रूप में हो, जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है, चाहे वो पत्रकारों का जो गिरोह है, आशुतोष, मुकेश कुमार इत्यादि के रूप में, चाहे वो मीडिया के रूप में हो, जैसे कि प्रिंट मीडिया, द हिंदू अखबार, जो हिंदी वो इंग्लिश डेली है या अंग्रेजी का दैनिक है, द हिंदू अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, और ये वो जो है हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, और दैनिक भास्कर, हितवाद, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये सब के सब जो है इन सबों का गिरोह है। और ये यानी उसी जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर वक्त जो है कोई न कोई उपाय ये सब ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये सब के सब जो है जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और कहते हैं, उनके शासन के तत्वावधान में ये देश विरोधी मीडिया ये पल रहा है। तो जब भी कोई देश विरोधी माने तत्व का, ताकत का तांडव जब भी देखिए, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं मोदी जी, जो कि इनको पाल रहे हैं। तो वो गिरिजेश वशिष्ठ जो है फिर से जो है वो राग अलाप रहा है कि मोदी जी जो है यानी वो एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर हमारे देश की जो जमीन है उसको बेच रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल टेंडर वो निकाला हुआ, क्या निकाला हुआ है। लेकिन वो गद्दार ये नहीं बता रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी।
जो कि करना जरूरी है। उसके स्थापित करने के बाद ही जो है एक जो है उद्योग का, निवेश का वातावरण बनेगा, विदेशी निवेशक आएंगे। अभी हाल में देखा कि जब ये युद्ध, जिसमें युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, और आर्थिक रूप से कुछ कमजोरी के संकेत भी हैं रूस के, चूंकि युद्ध में तो पैसा खर्च होता ही है। रूस ने आह्वान किया है भारत को कि वो वहां के तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश करे। तो जब तक पूंजी नहीं होगी तो ये जो है रूस के गैस और तेल के क्षेत्र में निवेश क्या करेगा, कैसे करेगा? तो ये गद्दार किस्म का जो गिरिजेश वशिष्ठ है, यानी इन बातों को नहीं कहता। और वो गिरिजेश वशिष्ठ ऐसे तमाम जो है वो गद्दार जो है यूट्यूबर हैं जो जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए, और जेएनपीसी ने जो इस देश के साथ विश्वासघात किया है, देश को बंटवाया है, यानी सत्ता हथियाने के लिए देश ही बांट दिया, और वो भारत विभाजन बहुत बड़ी त्रासदी है। कोई कल्पना कर सकता है? 25 से 30 लाख लोग मारे गए हैं और 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े हैं। उसको इस गद्दार जेएनपीसी वालों ने नाम दिया है आजादी का। तो उस पर नहीं बोल रहा है ये गद्दार किस्म का यूट्यूबर गिरिजेश वशिष्ठ। अब ये सब सामने उन्हें पड़े तब इनको जो है वो बेने का। लेकिन ये सारे गद्दार किस्म के यूट्यूबर जो है मोदी जी पाल रहे हैं अपने शासन के दौरान। तो ये मोदी जी के वक्त में जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं वो बिल्कुल जो है वो तांडव भी कर रहे हैं और हमेशा देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। अरे उसका तो सबसे बिल्कुल जीता जागता प्रमाण तो ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी हर वक्त देश के खिलाफ गद्दारी वो करता रहता है और मोदी जी उसको हर सहूलियत देते हैं। कोरोना के अवधि में जिसमें कि हमारे आम भारतीय भाई बहनों का विदेश जाना लगभग वो नामुमकिन है। ये बार बार विदेश जो है जैसे थाईलैंड हो, फलाने हो, डेकाने हो, इटली जाना हो, हर सहूलियत मोदी जी उसको दे रहे हैं। बताइए, तो मोदी जी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा जो इन सारे गद्दारों को, जिनको कि नस्ल में नाबूद करना चाहिए, जिनको कि पस्त करना चाहिए, जिनको कि पस्त करके देश के बाहर वो निकाल देना चाहिए। ये सभी जो है देशभक्ति का वो तकाजा है। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई अरे साहब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने क्या होता है भाई, बताइए ना। क्या लोकतंत्र देश हित से बड़ा है क्या? या लोग इस तरह के जो लोकतंत्र की बात करें, जब तक इस देश को बर्बाद नहीं वो कर लेगा तब तक ये मानेगा नहीं। इन देश के गद्दारों की रक्षा करने का यही वो लोकतंत्र है। तो ऐसी परिभाषा जो है ये गद्दार किस्म के बीजेपी वाले मोदी जी ही मोदी जी तो नहीं कहते हैं, लेकिन बीजेपी के जो सिपा सालार किस्म के हैं, ये सिपा सालार किस्म के जो समर्थक हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, और जितने भी ये बीजेपी के यूट्यूबर हैं, बस ये जेएनपीसी हुआ, वामपंथियों हुआ, कुछ पत्रकारों का हुआ, इत्यादि का सिर्फ वर्णन करते हैं। कार्रवाई की बात नहीं करते कि भाई कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई की जब बात आएगी तो तुरंत जो है सुई घूम जाएगी मोदी जी के ऊपर। तो मोदी जी को कार्रवाई भी करनी है। इस बात को जितने भी यूट्यूबर हों, हर्षवर्धन त्रिपाठी हों, डीके दुबे हों, चाहे वो आपका ये मनीष कुमार हो, मनीष शुक्ला हो और मनीष ठाकुर हो, ये सब जो है जहां मोदी जी को मैंने ये सब वो वर्णन करेंगे पूरा, लेकिन मोदी जी को कार्रवाई भी करनी है, इस पहलू को पूरा वो निकल जाते हैं। और कितना बड़ा झूठ कि भाई वर्णन करने से क्या होगा। चाहे वो मनीष कुमार, मनीष ठाकुर और मनीष शुक्ला और जो है ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, डीके दुबे और ओंकार चौधरी,
नीरज अत्री और जयपुर का वो संजय दीक्षित इत्यादि जो है, ये वर्णन करने से क्या होगा? कार्रवाई करने से, और कार्रवाई न तो संजय दीक्षित को करनी है, न तो एसपी सिंह को करनी है, न तो जो है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी को करनी है। कार्रवाई करनी है मोदी महोदय को। तो मोदी महोदय एक्सपोज न हो जाए, बेनकाब न हो जाए, इसलिए सब इस बात को कहते ही नहीं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वर्णन करते हैं सब। ये गद्दारी है बीजेपी और मोदी जो है इस तरह के झूठा प्रचार जो है इनसे वो करवा रहे हैं। ये साजिश बहुत बड़ी है, और हमारी जो आम आवाम है जो कि अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती है, स्वाभाविक व्यस्त रहे, इतनी बड़ी साजिश को वो समझ नहीं पाएगी। इसीलिए भारतीय जनता दल ने लबे लुबाब में कहा है, सारांश में कहा है कि इनके खात्मे की आप सोचिए, और इनसे वो निजात की सोचिए। तो बात शुरू हुई थी चुनाव के नतीजों से। यह भी शायद उन नतीजों से यह स्पष्ट हुआ है, यह जाहिर हुआ है कि भारतीय जनता दल ने जो आह्वान किया था नोटा के लिए, तो हमारे विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे उपेक्षित, यानी जिनको आप वो शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का एक बहुत बड़ा तबका जो है नोटा का इस्तेमाल किया, या इनको जो है, या इन समाजवादी या हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का तबका है, वह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जेएनपीसी को काफी हद तक समर्थन न दे करके कमजोर किया। तो इस तरह से समाजवादियों को, बहुजन समाज और बहुजन समाजवादियों को और जेएनपीसी वालों को, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन ने इनको कमजोर किया, और उसका सीधा लाभ मिल गया इस बीजेपी को, और इतनी बड़ी जीत मिली है। और ये आंकड़े बता रहे हैं, हम तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जो आंकड़े सब जो है वो इकट्ठा करें उसके अनुसार। लेकिन उसमें दुख की बात है कि हमारे जो अन्य भारतीय भाई बहन हैं, खास करके जो सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन है, उनसे इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई? यह बीजेपी भी उन्हीं की तरह देश के गद्दार है और देश के लिए घातक है। वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह की बात को बराबर याद रखे। ये बहुत खतरनाक किस्म का वो इस देश का वो जो काले अंग्रेज है, यानी इस समाज में विघटन पैदा करके मतलब इस भारतीय समाज को तोड़ करके, और सरेआम बोल रहा है 80-20 क्या था भाई? सीधा इस समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर तोड़ना। अब हैरत तो यह होती है कि ये चुनाव आयोग जो है, यानी इतना बड़ा धृतराष्ट्र बन जाएगा, जो सीधे कह रहा है 80-20 की बात कर रहा है, बाद में उस पर लिपापोती ढकने वाली बात तो चलती रही, लेकिन उसका मुख्य इरादा था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड वो करके जो ये चुनाव जीतती है। लोग तो यहां तक कहते हैं, देखिए ये बीमारी जो है बहुत वो जड़ पकड़ी हुई है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में यह कह करके वोट बटोरती है ये बीजेपी कि इसने मुसलमानों को टाइट कर दिया है। बताइए, हमारे भारतीय समाज के किसी तबके को टाइट करे,
और इसी प्रकार से जो 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 ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को तंग करते हैं, तो उसको भी मैंने तो उसी अनुसार जो है लोग जो है ये समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को कुछ तत्व कहते होंगे कि ये हरिजन लोगों को टाइट कर दिया है। इतनी घिनौनी भावना रखने वाले क्या इस देश में रहने के पात्र बनते हैं? ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सोचे कि जो गुंडागर्दी जो है वो समाजवादी पार्टी की है, और वो हमारे मान लीजिए कि वो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार करके उनको दबाए रहते हैं, और उनको कुछ जो है स्वार्थी तत्व बोले कि भाई ये समाजवादी पार्टी जो है वो हरिजन लोगों को टाइट किए रहते हैं, और वही टाइट का आर्गुमेंट जो है, तर्क जो है दे करके बीजेपी कहती है कि ये बीजेपी जो मुसलमान को टाइट किए रहती है, इसलिए उसको वोट दो। इस तरह की जो है, देखिए इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इस तरह की बातें अक्सर जो है सुनने को मिलती हैं। और यदि एक प्रसिद्ध विषय है तो देश के लिए और इस समाज के लिए, जिस समाज में एकता होनी चाहिए और आपसी भाईचारा होना चाहिए, भारतीयता आधारित, उसके लिए कितना बड़ा जहर है। तो जो देखिए हम क्या बताएं आप अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हम जब से हम इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, हमने ये सोचा था, जरा आप लोग बहुत गंभीरता से इसको जरा देखिए सोचिए, हमने ये सोचा था कि ये जो जेएनपीसी है इसके गद्दारी के कारनामे हैं, और इसके द्वारा जो है लूट के कारनामे हैं। हमारी संस्थाओं को बंधक बना करके अपने हित में साधते इनको आम आवाम के लाख के सेवा लाख जो नहीं छोड़ती है, वो जो निकम्मे हो गए हैं जितने भी संस्थाएं, न्यायपालिका हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग को अपने हित में साधते जनता के लायक, यानी इनकी उपयोगिता बची नहीं है। इस कदर जो है इसी जेएनपीसी ने इन संस्थाओं को, न्यायपालिका, चाहे सीबीआई, चाहे चुनाव आयोग, चाहे सीएजी, सबको, और देश में बांट कर के वो इसने जो है 60-70 सालों में तार किया हुआ है, और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को यानी नरक की जिंदगी, दोजख की जिंदगी दिया है, और उन्हीं को दोजख की जिंदगी देते हुए उन्हीं को वोट बैंक की तरह जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इतनी देश की दुश्मन घातक पार्टी को कोई यदि हम बेनकाब कर देंगे और इसकी गद्दारी की बातों को बेनकाब कर देंगे, और कम से कम भारतीय एकता की बात बताएंगे, पूरा देश इन बातों को उठा लेगा। जंगल की आग की तरह ये विचार फैल जाएंगे, और लोग जो है भारतीय माहौल में वो बिल्कुल देश स्तर पर आ जाएंगे। लेकिन हमारा सोचना बिल्कुल गलत निकला। ये हमारे जो गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, वो तो इसमें रुचि दिखा रहे हैं, और तभी हमको जो है स्वामी विवेकानंद की वो बात बिल्कुल याद पड़ती है कि उन्होंने कहा था कि इस तरह की जितनी भी देश हित की बातें हैं, उनमें समाज का हर एक तबका आपका साथ शुरू में आपका नहीं देगा। शुरू में आपको समर्थन कहां से मिलेगा, इसके विषय में 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था, और इसको मैंने जो है कई बार बताया भी है। लेकिन इस तरह के जब भी मौके आएंगे मैं उसको बताता रहूंगा। तो उन्होंने कहा था, The only hope is from the masses. The only hope is from the masses. The elite of this country is morally and physically dead. एक छोटी सी बात है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, लेकिन उसका
उसका आयाम और उसका असर कितना दूरगामी है, इसको देखिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उम्मीद है देश हित की बातों में समर्थन का, वो हमारे जो आम आवाम, जो मासेस है, जो गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहन, उनसे आपको मिल जाएगा शुरू में, और वही हो रहा है। और इस देश का जो इलाइट वर्ग है, संभ्रांत अभिजात्य वर्ग है, सामंतशाही दृष्टिकोण का, उससे आपको शुरू में नहीं मिलेगा। और वही सामंतशाही दृष्टिकोण और वही सामंतशाही जो है मानसिकता ने इस बीजेपी को वोट दिया है। तो वो जो सामंतशाही दृष्टिकोण है, मानसिकता है, उसको ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। साधन की कमी थी, हम लोग जा नहीं पाए। अब जो है भारतीय जनता दल प्रचार तो करेगा ही। हमारे जितने भी सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जितने भी ओबीसी कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जितने शहरी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जितने यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, और जितने हमारे यानी व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, ये मतलब ये जो तबका है, मैं फिर से कह दे रहा हूं, जितने सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जितने ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जितने यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जितने शहरी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, और जितने हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनके बीच में जाकर के भारतीय जनता दल निवेदन करेगा, उनको समझाएगा कि हमारे मुल्क की अहमियत आपके लिए भी है, और इस बात को वो भी समझेंगे। और मुल्क इस बीजेपी के हाथों में महफूज नहीं है, ये उनको समझाना पड़ेगा। तब जाकर के ये, अरे जो सीए पर जो हिंसा हुई, किसान आंदोलन पर जो हिंसा हुई, 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, क्या बचाया इसने? इस कायर मोदी ने क्या और किसको बचाया? महीनों में 3-3, 4-4 महीने जो है दिल्ली के लोग जो है उस नारकी जीवन को झेले, भोगे, और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के रोजगार छूट गए। दिल्ली के आसपास जितने भी भारतीय भाई बहन थे उनका आना जाना बंद हो गया। क्या किया इसने? इस कायर और गद्दार मोदी ने कुछ किया? नहीं किया ना। तो देश की दुश्मन ताकतों से इस कायर और गद्दार मोदी ने कभी भी हमारे देश की आम आवाम और जो है जनसाधारण जो भारतीय भाई बहन है, कभी भी इसने रक्षा नहीं की है। इस चीज को जरा समझिए, इस बात को। इसलिए बिल्कुल ये मान के चलिए और समझ जाइए कि इन कायर मोदी, निकम्मा मोदी और जो है वो अराजक मोदी के हाथों में हमारा देश महफूज नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अब तो इस निष्कर्ष पर आ ही गया है कि जो ये चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, और जितना जो असर हुआ, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शुरुआती तौर पर आपको समर्थन इस तरह के देश हित के मुद्दों पर जो समर्थन आपको मिल सकता है वो आम आवाम से और मजलूम और गरीब भारतीय भाई बहनों से। वही हुआ। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन ने इन समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और इस कांग्रेस को तो बेदम किया। लेकिन हमारे जो संभावनावादी तबका है वो इस बीजेपी को वोट करता रहा। तो खैर भारतीय जनता दल हमारे जो है स्वामी विवेकानंद की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे भारतीय समाज के ये तबके हैं, कौन तबके हैं? हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन,
हमारे शहरी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे यादव और ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इनके बीच में जाएगा, व्यक्तिगत रूप से निवेदन करेगा, समझाएगा कि ये मोदी जी जो है देश के दुश्मनों को पस्त करने के बजाय, उनको कमजोर करने के बजाय, उनको समाप्त करने के बजाय, उनको पंग करने के बजाय इनको पाल रहे हैं अपने वोट के स्वार्थ के चलते। तो यह देश के लिए खतरनाक है। तो जो यानी जो है हमारे देश की ही जो है वो इन देश की जो है आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से तो अपनी सेना वो मजबूत है, अंदर और ये बात की जा रही आंतरिक रूप से। और सिर्फ जो है सिर्फ जीएनपीसी और वामपंथी की बात नहीं है, तमाम मीडिया जैसे छूट भैया किस्म के आपके द प्रिंट है, द क्विंट है, कारवां है और जो है वो द वायर है, ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिलकर के वो भारत के खिलाफ झूठी बातें, इसकी आर्थिक प्रगति को रोकना, इसकी और जो जिससे कि ये देश मजबूत हो सके, सारी वो गतिविधियों को रोकना, आंदोलन करवाना, धरने पर बैठ जाना। अरे मेधा पाटकर वगैरह जो है सालों साल तक जो है वो नर्मदा जो परियोजना था उसको ये जो वो रुकवाती रही। मेधा पाटकर हुई और कौन अरुंधति राय हुई, ये सब वही है। तो देश के दुश्मन जो है उनकी एक जमात है, उनको समाप्त करने के बजाय ये गद्दार किस्म के मोदी महोदय उन सबको पाल रहे हैं। पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई, ये पत्रकारों का गिरोह और ये सब जो है जितने बीजेपी के जो यूट्यूबर हैं सिर्फ इनका वर्णन करते हैं, उसके आगे नहीं कहते कि भाई कि इनको समाप्त करने की जिम्मेदारी मोदी महोदय की है। लेकिन मोदी महोदय पूरे निकम्मे, कायर और अराजक हैं और इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बात को ये जितने भी यूट्यूबर हैं बीजेपी वाले जो हैं वो इस बात को निगल जाते हैं। यही तो जो है धोखापट्टी है। इसलिए कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, DK दुबे हो, मनीष कुमार हो, मनीष ठाकुर हो, मनीष शुक्ला हो और ओंकार चौधरी हो, एक नया किस्म का है हरीश बर्नवाल, उस सबको पहचानिए कि जो देश विरोधी माने तत्व या ताकतें हैं उनके वर्णन करने की जरूरत नहीं है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है मोदी जी के द्वारा, जो कि कायरता दिखा रहे हैं, जो कि निकम्मापनी दिखा रहे हैं, जो कि अराजक जो है उनकी प्रवृत्ति जो है वो आ रही है। लेकिन इसकी बात नहीं कहेंगे। ये जो है यानी यूट्यूबर इसलिए नहीं बोलेंगे कि इसमें उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। यह धोखा है बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर हैं उनका देशवासियों के खिलाफ। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी इन सबको वो डिस्करेज करिए। देश के साथ धोखा है। और जब से भारतीय जनता दल ने इस जीएनपीसी के देश विरोधी चरित्र को उजागर करने का ये कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कर रहा है, तो और जैसे ये नेहरू सर्वाधिक गद्दार इस देश का, नेहरू गद्दार, इंदिरा गांधी गद्दार, राजीव गांधी और इत्यादि बेनकाब हो रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए तरह तरह की साजिशें चल रही हैं। अब एक कश्मीर फाइल करके कोई पिक्चर बनाई गई है, ताशकंद फाइल करके भी बनाई गई है, और इस पर हम आगे भी बोलेंगे। उसमें जो कश्मीर की समस्या के विषय में बराबर बताया गया है कि कश्मीर की समस्या जो वह गद्दार जवाहरलाल नेहरू की देन है, तो वो बेनकाब ना हो जाए,
इसको ये जो है कश्मीर फाइल जो बनाने वाले या उसके जो उसके उन्माद में जो है वो और उसके उन्मादी लोग इस नेहरू की गद्दारी को छिपा रहे हैं। ये साजिश वो बोलते हैं कि जिहादी इस्लामिस्ट, कभी कभी जोड़ देते हैं कि स्यूडो सेकुलरिस्ट हो, चाहे इस्लाम, चाहे उन्हीं की शब्दावली में ले लीजिए, जिहादी इस्लामिस्ट सब के सब जो है इसी जो जेएनपीसी है उसी की ब्रांचेज हैं, उनकी शाखाएं हैं। मूल जड़ क्या है? जेएनपीसी का नेहरू। लेकिन नेहरू को की गद्दारियों को छिपाने के लिए वो कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स इत्यादि की साजिश चल रही है। तो इसको भी जो है पर्दाफाश करना है। कश्मीर फाइल में दिए गए जितने भी तथ्य हैं सत्य हैं, तथ्य जितने भी दिए गए हैं सब सत्य हैं। कि अब ये एपिसोड लंबा हो जाए। हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो सब सत्य है या उससे भी अधिक सत्य है। लेकिन उसकी जड़ में गद्दार नेहरू है और नेहरू और गद्दार नेहरू और गद्दार जेएनपीसी के ये सब डिजेनरेटिव हैं, चाहे इस्लामी जिहादी हो, चाहे वो स्यूडो सेकुलरिस्ट हो। तो ये बहुत ही एक यानी बहुत व्यापक विषय है जिसको कि ये साजिश चल रही है ऐसे तत्वों का कि वो नेहरू की गद्दारियों को किस तरह से छुपाया जाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।